हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज आप लोग को वैसे पता है कि अब हमारा जो क्लास चल रहा है वो केमिस्ट्री का चल रहा है। जो क्लास 10 का हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और जब केमिस्ट्री क्लास 10 का हो जाएगा तो इसी में फिर हम क्लास 11 के पढ़ाएंगे, फिर क्लास 9 के पढ़ाएंगे। यानी बारी बारी मतलब एक एक चैप्टर करके, यानी एक एक चैप्टर करके हम मतलब 11 और 10 और 9 को मतलब कि केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ाएंगे। यानी एक एक चैप्टर करके मतलब सबका पढ़ाना है। जो कि मैंने बायोलॉजी जो क्लास है मैं करा चुका हूँ पहले, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूँ, फिर उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग अगर यदि चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सारा नोट्स मिले या सब वीडियो मतलब आप लोग को मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के जितने वीडियो हैं वो सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जानते हैं। इसके पहले वाले पार्ट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक विज्ञान की परिभाषाएँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखे हैं। उसमें मैंने एक नोट्स बताया था आप लोगों को, जो कि मतलब कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया से भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जैसे वाष्प उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। यहाँ तक कल हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे। अब आज से उसके आगे हम पढ़ेंगे, और आज हम यह जानेंगे इस टॉपिक्स में कि मतलब कि आखिर वैसे रासायनिक परिवर्तन रासायनिक जो अभिक्रिया होता है उसमें कौन से उदाहरण हो सकते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया किया जा सकता है। आखिर वैसे कौन से उदाहरण हम ले सकते हैं ताकि उसको हम समझ सकते हैं और उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो आइए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है ना। अगर उदाहरण हम देखें रासायनिक अभिक्रिया के, तो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं जो कि हम उसके बारे में विस्तार से समझ सकें। ठीक है ना। तो मैं सबसे आप लोग को यह कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हम उदाहरण रखेंगे वो ऐसे उदाहरण रखेंगे जो आप लोग को देखते ही याद हो जाए। ठीक है ना। और देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा भी समझने में कठिनाई नहीं हो, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस केमिस्ट्री को इतना इजी लेवल से पढ़ाऊँ ताकि आप लोग को देखने के तुरंत बाद ही समझ में आ जाए, किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत ना हो पाए। ठीक है ना। तो पहला जो एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, भोजन का पचना। ठीक है ना। पहला हमारा जो मतलब कि इसमें एग्जाम्पल होगा भोजन का पचना। जैसे इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है ना। जैसे हम भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद वो क्या होता है कि भोजन वह अपना कार्य, जैसे हमारे शरीर में आमाशय में भोजन जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि आमाशय में भोजन कम से कम 3 से 4 घंटा क्या होता है, रुकता है। आमाशय में भोजन कितना समय तक रुकता है? 3 से 4 घंटे। ठीक है ना। यह चीज़ मैंने जब मतलब कि श्वसन पढ़ाया हूँ या मतलब कि इसके बारे में बताया हूँ, तो उसमें मैं वीडियो बना कर मैं डाल दिया हूँ। आप लोग चाहें तो मेरे जा करके लिंक को क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जा करके इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। मैंने इसमें बता दिया। तो आमाशय में जैसे हम भोजन करते हैं तो आमाशय क्या होता है, उसमें जाने के बाद 3 से 4 घंटे वो भोजन क्या होते हैं, रुकते हैं। अब वहाँ पे भोजन क्या होता है, पचना स्टार्ट करता है। जैसे भोजन शरीर में गया वो पचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। तो उसे हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब वहाँ पर देखिए वहाँ पे HCl भी होता है। ठीक है ना। वहाँ पे फर्डिक भी होते हैं, फिर पाइलोरिक भी होते हैं। ये अपने अपने स्थायी रूप से अपना अपना जो कार्य होता है ये निभाते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम चाहेंगे कि फिर जो भोजन हम कर लिए या जो भोजन हमारा पच गया, फिर उस भोजन को हम पहले जैसे कर लें, तो इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। जो भोजन का पचना, भोजन कर लिया, वो भोजन क्या हो गया, पच गया, फिर वो वापस उस तरह का जिस तरह पहले भोजन था उस तरह का भोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। उसे हम क्या क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना। भोजन का बनना। ठीक है ना। भोजन का बनना, जैसे मान लीजिए हम भोजन बनाते हैं कोई भी, अगर चावल और पानी को एक साथ मिक्सचर करके हम उसको क्या भात बनाते हैं, तो अगर यदि वह
अगर भात बनाने के बाद अगर यदि फिर हम चाहेंगे कि उसको पहले ही अवस्था में क्या करें, उसके चावल के रूप में क्या कर दें, उसको रख दें, तो फिर उस तरह का मतलब कोई प्रक्रिया है नहीं है। वो फिर वापस अपनी ही अवस्था में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो चुके हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे तो भौतिक अभिक्रिया में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। मैंने ये पहले नोट्स में बता चुका हूँ, या पहले वाली वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया से भौतिक अभिक्रिया में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यदि मान लीजिए भोजन बन गया, ठीक है ना, तो भोजन बन गया तो फिर वो पहले अपनी अवस्था में क्या होंगे, वह नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो लेते हैं वो है, देखिए 3 नंबर में दूध से दही का बनना, ठीक है ना। दूध से क्या होते हैं, दही को बनना। जो पहले अवस्था में जो दूध होता है, उस अवस्था को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें जोरन के नाम से मतलब कि जोरन डालते हैं। जोरन डालने के बाद क्या होता है, वो कुछ समय के बाद मतलब कि वो अपने ही आकार में उसको क्या करता है, ढाल लेता है। उसमें इतने मतलब कि उसमें जीवाणु फैल जाते हैं, ताकि वो दूध क्या होता है, दही मतलब कि जगह जगह मतलब वो मतलब कि एकदम इकट्ठे के रूप में वो दिखाई देने लगते हैं। तो अगर दूध से जो दही बन गया, उसको फिर हम चाहेंगे कि फिर मतलब उसको दही से दूध बना दें, तो इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ना ही कभी होगा, ठीक है ना। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया ये कहता है कि मतलब कि एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद फिर वो दोबारा अपने पहले वाली अवस्था में वह नहीं हो सकते हैं, यानी भौतिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यही चीज़ के मतलब मैंने इसमें 2-3 एग्जाम्पल आप लोग को दिए हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे श्वसन का, ठीक है ना। श्वसन का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि जो शोषण हम लेते हैं वह शोषण को फिर हम चाहेंगे तो पहले वाली अवस्था में फिर उसको वापस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी अब मैंने इम्पोर्टेंट आप लोग को एकदम ईजी भाषा में क्या दिया, 3 मैंने एग्जाम्पल दिया कि भोजन का पचना या भोजन का बनना या दूध से दही को बनना, ठीक है ना। अब इसको हम चाहेंगे तो फिर वापस इसके अवस्था में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों आई होप ये चीज़ पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर यदि यह पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर खूब ज़्यादा कीजिए, ताकि मतलब और भी मतलब आपके जैसे स्टूडेंट के पास मतलब वीडियो मतलब कि जा सके। तो हमने क्या सीखा इस पॉइंट में, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण 3 हमने दिया, भोजन का पचना, भोजन का बनना, दूध से दही का बनना। आई होप क्लियर। अब अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं और अगले पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि अगला पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है ना। जो अगला पॉइंट्स होगा वह रासायनिक अभिक्रिया के समय, रासायनिक अभिक्रिया के समय परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या होता है, वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन के बारे में जाने। इसके पहले हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के समय परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। आखिर ऐसा क्या क्या वो चीज़ है जिसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा अवस्था, अवस्था, ठीक है ना। 2 नंबर में रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। अवस्था परिवर्तन, ठीक है ना। अवस्था परिवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, उसको हम क्या करें, किसी अवस्था में उसको रख लेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉर्मल सा, जैसे समझने के लिए। रासायनिक जब अभिक्रिया होती थी तो मान लीजिए यहाँ पर क्या था, एक हाइड्रोजन था, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है H2 है, क्या है, ये पहले सिंगल था, ठीक है ना। इसने क्या किया, यह सिंगल है, हाइड्रोजन क्या है, सिंगल है। लेकिन जब इसके साथ अभिक्रिया होगा तो इसी के जैसे एक और परमाणु क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर इसके साथ एक और परमाणु ऐड होता है तो O2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब O2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो अब ये 2 तत्व अलग अलग हो गए, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया के समय परिवर्तन। तो मान लीजिए कि यह क्या है, एक मान लीजिए हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये दोनों जब आपस में संयोजन करेंगे तो संयोजन करने के बाद जल का निर्माण कर लेते हैं, H2O। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इनकी जो स्थिति थी, इस अवस्था से बदल करके इस अवस्था में क्या हो गया, चेंज हो गया।
यानी पहले वाली अवस्था से परिवर्तन होकर के दूसरी अवस्था में क्या हो गया, बदल गया। उसी को कहा जाता है अवस्था में परिवर्तन होना। यानी पहले वाला जो अवस्था था वो बिखरा हुआ था, अलग अलग था, और जब इनके में परिवर्तन हुआ तो एक साथ जुट गए। इसी को कहते हैं अवस्था में क्या होना, परिवर्तन होना। ठीक है। अब दूसरे देखते हैं रंग में परिवर्तन होना। हो सकता है अगर यदि इनके पास मान लीजिए पीला कोई रंग हो, इनके पास कोई पीला रंग हो, ठीक है ना, और जब संयोजन हुआ, संयोजन के बाद इसका रंग क्या हो गया, हरा हो गया। ठीक है ना, पहले इसका रंग क्या था, पीला था, और जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हो सकता है इस पीले रंग से क्या हो गया, हरा हो गया। तो इसी को कहा जाता है रंग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ताप में परिवर्तन होना। ताप में परिवर्तन होना, ठीक है ना, ताप में परिवर्तन होना। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर यदि मान लीजिए पानी को अगर यदि गर्म करते हैं, क्या करते हैं, पानी को यदि ठंडा करते हैं तो क्या बर्फ बन जाता है। क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा। अगर इसी को हम क्या करेंगे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगर यदि हम हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, फिर पहले वाला अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी 0 डिग्री पर यदि हम इसको क्या करते हैं, 0 डिग्री पर यदि हम इसको कोल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो बर्फ बन जाएगा। और बर्फ को फिर हम अगर यदि 100 डिग्री की सेल्सियस पर यदि हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो फिर पहले की अवस्था में नहीं, वो पानी का रूप क्या कर लेगा, धारण कर लेता है। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, पानी। तो इसी को कहा गया है कि मतलब कि ताप में क्या करना, परिवर्तन होना। ठीक है। जो ताप होता है, तापमान जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, तापमान में क्या होना, परिवर्तन होना। तो तापमान में परिवर्तन ऐसे भी समझ सकते हैं, तापमान में परिवर्तन कैसे हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन ऐसे भी समझ सकते हैं, जो नॉर्मल होता है इसको भी समझ लीजिए। दोनों तरफ से किसी भी तरह से आप लोग समझ सकते हैं, किसी प्रकार दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास क्या 29 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा चल रहा है। ठीक है ना, अभी इस समय का मान लीजिए 29 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तापमान। अब इससे मान लीजिए कि अभी 9 बजकर कुछ मिनट हो रहा है। जब जैसे 1 बजकर 10 मिनट होगा तो उस समय जो तापमान होगा, हो सकता है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब समझिए इसमें क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। इतना ही के बीच में जो तापमान में परिवर्तन हुआ उसी को क्या कहा जाता है, तापमान में परिवर्तन, यानी बदल जाना। ठीक है ना, पहले क्या था, अभी देखिए क्या हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, परिवर्तन होना, यानी किसमें, तापमान में। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको देख लेते हैं, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन दोनों। गैस का निष्कासन मतलब कि हम क्या करते हैं, चावल बनाते, चावल और पानी को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करके उसको हम क्या, भात बनाते हैं। तो भात बनाते वक्त देखिएगा उसमें से क्या कुछ वाफ निकलते हैं, यानी वाफ जो निकलते हैं उसमें क्या, वो गैस के रूप में क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ वो निकलते हैं। और वही जब हीट करते हैं तो ये जो जल होता है वो गैस के रूप में बनकर क्या, ऊपर की तरफ आसमान में उड़ जाता है। तो गैस नेक्स्ट जो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट्स होगा वह गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होता है। जैसे कि हम लोग चावल और पानी को एक साथ मिला करके बनाते हैं, तो भात जब बनता है तो उसमें जो पानी होता है वाष्प बनकर क्या, ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है ना, वाष्प बनकर ऊपर की तरफ निकलना है क्या कहलाता है, उत्सर्जन या निकासन होता है, निष्कासन होता है गैस का। उस प्रकार गैस का निष्कासन किया जा सकता है, उसे ही कहा जाता है। ठीक है ना। तो हमने इसके रासायनिक अभिक्रिया के समय जो परिवर्तन होने वाले हैं उसने हमने 4 उदाहरण लिए। इसमें और भी उदाहरण हो सकते हैं, और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में देखिए और भी उदाहरण दिए गए हैं, आप उसमें से ले सकते हैं। लेकिन इसमें 4 जो इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है ना, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इतना अगर यदि आप लिख देते हैं तो आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा। और भी यदि इसमें उदाहरण लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। आई होप कि इस पॉइंट्स में दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ इसमें एग्जाम्पल लिए गए हैं जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं। उसी को मैंने यहाँ दर्शाया है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और गैस का निष्कासन किस प्रकार किया जा सकता है उसको मैंने समझाया।
आई होप दोस्तों कि यह पॉइंट्स आप लोग क्लियर हुआ। अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट्स में क्या रखा गया है और क्या होगा। जो अगला पॉइंट्स होगा उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभिकारक क्या होता है, ठीक। अभिकारक चाहे तो हम एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसके साथ कुछ डिफिनेशन भी लिखा देंगे ताकि अगर यदि अभिकारक पूछे तो आप लोग कैसे लिखेंगे वो चीज़ आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके बारे में लिखा देता हूँ ताकि आप लोग लिख सके, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं अभिकारक। अभिकारक वैसे तत्वों को कहा जाता है जो एक ही समान अथवा अलग अलग तत्वों के मिलने से नए तत्व का निर्माण होता है, ठीक है ना। जैसे अभिकारक वैसे तत्व को हम कह सकते हैं या कहा जाता है जो एक ही समान एक ही तत्व समान अथवा अलग अलग तत्वों के मिलने से यानी मिलने के बाद नए तत्व का निर्माण होता है, ठीक है। नए तत्व का निर्माण क्या होता है, बनता है, ठीक है। उसे अभिकारक कहते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे ताकि आखिर एग्जाम्पल रहेगा तो हम लोग स्पष्ट समझ सकते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका अगर यदि अभी हम चाहें तो इसको और एक शॉर्ट नोट से हम लिख सकते हैं ताकि इतना लंबा, अगर यदि कोई बच्चा इतना लंबा नहीं लिखना चाहता है तो वैसे भी हम लिख सकते हैं, एक लाइन इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तत्व या पदार्थ, इसे लिख लीजिए, वैसे तत्व या पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तत्व या पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो इस लाइन को भी लिख सकते हैं। अगर यदि कोई इसको नहीं लिखना चाहता है, ये ज़्यादा लंबा दिख रहा है, तो आप लोग चाहें तो इस लाइन को भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वैसे तत्व पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि अभिकारक थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझा जाए ताकि कैसे होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए H2O ले लिया जाए, ठीक, प्लस O ले लिया जाए। अब देखिए इधर वाले यानी कहने का मतलब कि जो तीर लगा होता है, तीर के अगर जो दाहिने वाला जो भाग होता है, ठीक है ना, उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें दो तत्व हैं, एक क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना,
और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। ये दोनों को मिलने से हमको क्या मिलेगा, एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है ना। जब दो तत्व समान या अलग अलग तत्व मिलते हैं तो एक नए तत्व क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिएगा, अब जब इसको अभिकारक कहते हैं तो इधर में जो हमको मिलेगा, जो इससे बनेगा, ठीक है ना, जो इससे बनेगा जो तत्व या पदार्थ, उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। अगर यदि इसको हम कहें तो इसको यौगिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, या यौगिक के नाम से जानते हैं। और इसको जो ये निकल इन दो तत्वों को मिलने के बाद जो तत्व नया मिला उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ये दो तत्व आपस में मिलते हैं नहीं, वैसे तत्व या पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो सके, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब इसमें अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है, एक पॉइंट्स बनता है कि आप जब अभिकारक कहते हैं इन दोनों को, तो तत्व हम किसे कहते हैं, तो सेम वही लाइन लिखना है। वैसे तत्व या पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक नए गुण धर्म वाले क्या करते हैं, एक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अभिकारक समझ में आ गया और उत्पाद भी समझ में आ गया। याद रखिएगा, अभिकारक से ही बनता है उत्पाद, उसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद का मतलब ये होता है कि एक नया गुण धर्म वाला एक नया तत्व जो हमको एक नया मतलब क्या सामने हमारे वो नया बन करके आया, उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। दो तत्वों के मिलने से एक नया तत्व बनकर आया, उसे हम उत्पाद कहेंगे। और जो दो तत्व मिले हैं उसको अभी कारक के नाम से जानते हैं। आई होप कि चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि उस पर समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम हो गया Mg+O2। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात कि देखिए यहाँ पे Mg है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो है यह क्या हो जाएगा, एक अलग तत्व है और ये वाला एक अलग तत्व है, लेकिन दो अलग अलग तत्व क्या हुए, मिले यहाँ पर, ठीक है ना। एक अलग तत्व मैग्नीशियम के साथ क्या मिला, ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। इसी से आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। और इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है ना। आई होप कि यह पॉइंट्स पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इस पॉइंट में। आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा पॉइंट्स। तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या होगा और इसके और आगे हम जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उसमें कौन से और पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना। आप समझते हैं संतुलित किसे कहा जाता है, ठीक है ना। संतुलित किसे कहा जाएगा, ठीक है ना। वैसे तत्व जिनके तत्व दोनों तरफ क्या हो, समान हो। यानी कहने का मतलब अभिकारक तथा उत्पाद दोनों क्या हो, समान हो, ठीक है ना। जैसे में यानी परमाणु जो संख्या होती है दोनों तरफ क्या हो, समान हो, ठीक है ना, उसे हम संतुलित कहते हैं। वैसे तत्व या पदार्थ के परमाणु संख्या
दोनों तरफ समान हो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित। ठीक है ना। जिस तत्व के इक्वल के इधर यानी बाएं और दाएं दोनों तरफ अगर यदि परमाणु द्रव्यमान इनकी संख्या जो समान होती है उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित कहते हैं। ठीक है ना। संतुलित किस प्रकार किया जाता है इसको भी हम पढ़ाएंगे और इसको भी बताएंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। तो अभी यह जान लीजिए संतुलित जो होता है उसे किसे कहते हैं और किस प्रकार का होता है। जैसे इसमें दोनों तरफ समान होना चाहिए, H2O + O। ठीक है ना। अब यहाँ पर लीजिए, अब ये दोनों मिलेंगे तो H2O का निर्माण होता है, जल का हुआ, जल बना। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमको ये देखना है, संतुलित करके देखना है कि क्या दोनों तरफ मतलब कि इनके जो परमाणु द्रव्यमान क्या वो समान है, इक्वल है या नहीं है। तो संतुलित किस प्रकार कहे जा सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इसके साथ इसके पावर कितना 2 लगा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर 2 और इंटू में 2 करेंगे कितना होगा, 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको परमाणु द्रव्यमान के U से हम दर्शाते हैं। ठीक है ना। 18 क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी H कितना है, 1 × 2 लगा हुआ है, प्लस 16 हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये कितना हो जाएगा 2 + 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। ठीक है ना। 18 U हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि दोनों तरफ ये क्या संख्या, दोनों तरफ इक्वल आपको दिखाई दे रही है। इसे हम क्या कहते हैं, समान संतुलित कहा जाता है, यानी संतुलित समान है। ठीक है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित क्या है, समीकरण जो होते हैं वह समीकरण संतुलित हो गए हैं, दोनों तरफ इक्वल होता है। अगर यदि यहाँ पर मान लीजिए कि इधर में 18 हो रहा है और इधर में मान लीजिए कोई 16 हो गया, ठीक है ना, तो यह असंतुलित हो जाएगा। बशर्ते यहीं पे दोनों समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसके पहले तो हमने देखा दोनों तरफ 18 था तो समान था, तो क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अगर यदि एक तरफ 18 होगा और एक तरफ 16 हो जाएगा तो समझिएगा वो असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल समान नहीं, इसीलिए असंतुलित हो जाएगी। कुछ वैसे ही मतलब डिफरेंस होते हैं जो नाम से भी मतलब हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। आई होप कि इसी से आप लोग क्लियर हो गया संतुलित किसे कहते हैं और असंतुलित किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जो तत्व के दोनों तरफ यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ अगर यदि इक्वल होते हैं तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर यदि दोनों तरफ अगर इक्वल ना हो, अगर दोनों तरफ इक्वल ना हो, कुछ अंतर उसमें दिखाई दे, उसे असंतुलित समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आई होप कि यह पॉइंट्स आप लोगों को पूरा विस्तार से समझ में आया होगा। अगर यदि यह पॉइंट्स पूरा क्लियर समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप लोग मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी इजी प्रोसेस में आपको यह केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ताकि सीधे कहाँ जाएगा, सीधे ब्रेन में जाएगा और आप लोग को नोट्स की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को अपने साथ बनाए रखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ताकि क्योंकि अगर शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे, अगर वीडियो बीच में स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है आप लोग से वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है। आई होप कि जिस आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आज इतना ही बस रहेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे। अब अगले वीडियो में इसके अगले पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिकरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यह अगले वीडियो में हम जानेंगे। बस तब आज के लिए बस जय हिंद, जय भारत।